वेलकम अगेन। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमारा टॉपिक कंटिन्यू था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने डिफरेंट मेथड्स जो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए किए थे। नाउ आई रिपीट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। उसके बाद क्या था, हमने गुड एनमिटी मेथड एंड द परचेज कंसिडरेशन मेथड। तो अब हम फर्दर उसी के इलस्ट्रेशंस, उसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट हम इलस्ट्रेशन 18 है ये। लेट्स स्टार्ट विद दिस। The balance sheet of X Limited discloses the following information as on 31st March 1994. Share capital 20,000, equity shares of 10 each, fully paid up. Journal reserve, debentures, creditors, bills payable. Then it is the total is given. Then the assets, plant and machinery, furniture, investment, stock, debtors, prepaid expenses, bank balance, preliminary expenses। ठीक है। तो ये जब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, हम एसेट्स को इंक्लूड करते हैं। एसेट्स हम कौन से लेते हैं? फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट। बट हमारे पास ये फिक्स एसेट्स हमें गिवन है, लेकिन हम यहाँ पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हमें दिए हैं इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी फिक्टिशियस एसेट है। Further, Y Limited intends to purchase the business and the assets are revalued as follows: plant 1,70,000, furniture 15,000, stock 1,42,000 and prepaid expenses nil. 5% provision for doubtful debts is deemed necessary. The profits of the firm for the past 4 years were 1991 rupees 45,000, 92 40,000, 93 60,000, 94 60,700. So these profits include income from investment of rupees 2800 ईच ईयर। कि ये हमें 4 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हैं और ये 4 ईयर्स के प्रॉफिट के बेस पे हमें एवरेज प्रॉफिट लेना है। और हर प्रॉफिट में जो है, हर साल के प्रॉफिट में 2800 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्लूडेड है। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को हमने क्या करना है? अपने प्रॉफिट्स में से लेस करना है, क्योंकि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हम इंक्लूड नहीं करते। ये हमें एसेट्स का रिवैल्यूएशन दिया है, एसेट्स की मार्केट वैल्यू। तो जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे तो हमें एसेट्स की इन वैल्यू को कंसीडर करना है। Ascertain the value of goodwill according to the capitalization method if the normal rate of return is 12%. Okay, we start with the solution. First of all, calculation of capital employed, fixed asset plus current assets minus outside liabilities. Plant की वैल्यू हमें जो दी है, मार्केट वैल्यू 1,70,000, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 1,42,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस नील हो गए। और प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स पे। तो देखिए, आपको बताया है प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन। इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हम एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते। स्टॉक हमने लिया, डेटर्स 50,000 है, अब इसके ऊपर प्रोविजन लगाना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस नील है, बैंक बैलेंस वी विल टेक एज 11,300। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस विल बी इग्नोर्ड एज दीज आर फिक्टिशियस एसेट। तो डेटर्स 50,000 है, 5% का प्रोविजन बनाना है। 50,000 पे 5% कितना हो गया? 2,500। तो ये आपके पास आ गया 47,200। स्टॉक आ गया हमारे पास, बैंक 11,300 माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज में वी आर गिवन क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स एंड बिल्स पेबल। ये हम जब लेस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड विल कम एज रुपीज 2,97,000। Then in step 2, calculation of करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो करंट ईयर का प्रॉफिट हमें कितना दिया है? करंट, देखिए क्वेश्चन में ये हमें प्रॉफिट्स गिवन है। ठीक है, करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर कौन सा है? 94। 94 का प्रॉफिट कितना है? 60,700। ठीक है, तो करंट ईयर्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स 67,700 बाय बिफोर टैक्स। क्योंकि आपको देखिए बताया है ये the profits for the year of the profits of the firm for the past 4 years these। ठीक है, बट आपको इसमें टैक्स का रेट नहीं बताया, टैक्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये मान कर चलते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये बिफोर टैक्स ही होगा। ठीक है, और इसमें से हमें क्या करना है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को लेस करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की इनकम्स को हम
अपने प्रॉफिट्स में इंक्लूड नहीं करते और इन्वेस्टमेंट्स को हम अपनी एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते। कब? जब हमें अपना गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2800, दिस विल बी डिडक्टेड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि इसी साल ये डेटर्स का प्रोविजन बना है तो इसी साल के प्रॉफिट्स में से हमने लेस करना है, तो 2500 ये प्रोविजन हमने लेस किया। हमारे पास आया है एक्चुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स 55,400 और लेस टैक्स, बट टैक्स रेट इज नॉट गिवन सो इट इज nil. Then current year's profit after tax rupees 55,400. Next, in step 3, what we will do? Calculation of average capital employed. Average capital employed का formula क्या है? Capital employed minus half of the current year's profit after tax. कैपिटल एम्प्लॉयड हमने अभी कैलकुलेट की है 2,97,000 और करंट ईयर का प्रॉफिट है 55,400, इसका हाफ कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,69,300। नेक्स्ट, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ईयर्स हमें गिवन है 95, 96, 97 एंड 98 और इनके प्रॉफिट्स हमें दिए हैं। देखिए ये प्रॉफिट्स गिवन है ये 4 ईयर्स के 45,000, 40, 60 एंड 60,700 ये हमें प्रॉफिट्स दिए हैं। इसमें से हम एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट एक तो 2800 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हर साल के प्रॉफिट्स में से लेस करना है क्योंकि वो हर साल के प्रॉफिट में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो 2800 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ ईच ईयर। और लास्ट में जो हमारा करंट ईयर है इसमें से हमें क्या करना है 2500 भी लेस करना है। ये लेस क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारा डेटर्स का प्रोविजन है। इस साल हमने डेटर्स का प्रोविजन बनाया है तो ये भी हमारा इसी साल के प्रॉफिट्स में से लेस होगा। तो ये हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएंगे 42,200, 37,200, 57,200 एंड 55,400। ये प्रॉफिट आ गया 1,92,000। एवरेज प्रॉफिट है 1,92,000 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 48,000। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में ईयर्स में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये 94 है, 94 की आपको बैलेंस शीट गिवन है और आपको प्रॉफिट्स भी ऐसे 94 के ही बताए हैं, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन में ईयर में यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो जहाँ पर 95 है इट इज़ 91, 92, 93 एंड 94, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,92,000 टोटल प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 4, एवरेज प्रॉफिट इज ₹48,000। उसके बाद है हमें जो ये प्रॉफिट आया है 48,000 इसकी कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्योंकि कैपिटल आपको क्वेश्चन में बताया है असरटेन द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आपको कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग करना है। अगर 48,000 कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है और 12% से रिटर्न मिलता है तो कितना कैपिटल लगा होना चाहिए कंपनी के अंदर। कैपिटलाइजेशन मेथड हमें ये बताता है कि अगर एवरेज प्रॉफिट जो भी कंपनी अर्न करती है और जिस रेट पे करती है उसके अकॉर्डिंग कितना कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी इज अर्निंग 48,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो 48,000 अगर 12% से मिलता है तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल कम एज ₹4 लाख। बट एक्चुअल में कंपनी का कैपिटल कितना लगा है? जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया है 2,97,000। तो 48,000 रुपीज अर्न करने के लिए कैपिटल 4 लाख होना चाहिए, लगा होना चाहिए, लेकिन कंपनी ने कितना लगाया है 2,69,300, यानी कि कम लगा कर भी वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द गुडविल। और अगर वो गुडविल के कारण है सो वी कैन से दैट इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल। So goodwill is equal to capitalized value of average profit minus average capital employed। ठीक है, तो ये टर्म्स का भी मीनिंग आपको समझ आ गया होगा कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना कैपिटल लगा होना चाहिए माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो एक्चुअल में कैपिटल लगा है, दिस इज इक्वल टू 1,30,700। क्लियर? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। Next is illustration number 19. Ramesh runs a general store.
His net assets on 31st December 2003 amount to rupees 20 lakh after paying a rent of rupees 20,000 a year and the salary of rupees 10,000 to the manager. He earns a profit of 1,50,000. His landlord is interested in acquiring his business. 8% is considered to be a reasonable return on capital employed. What can Ramesh expect as payment of goodwill? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रमेश रन्स अ जनरल स्टोर, एक जनरल स्टोर रमेश चला रहा है और उसकी नेट एसेट्स 31 दिसंबर 2003 में नेट एसेट्स कितना है 20 लाख और 20 लाख आफ्टर पेइंग अ रेंट ऑफ 20,000 और जब वो अमाउंट उसने कैपिटल लगाया है 20 लाख लेकिन वो रेंट पे करता है 20,000 एक साल का एंड अ सैलरी ऑफ 10,000 टू द मैनेजर और अपने मैनेजर को सैलरी देता है 10,000 की, ठीक है। और उसके बाद वो प्रॉफिट अर्न करता है 1,50,000 आफ्टर पेइंग अ रेंट, की रेंट देने के बाद और सैलरी मैनेजर को देने के बाद वो कितना प्रॉफिट अर्न करता है 1,50,000। हिज लैंडलॉर्ड इज इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग हिज बिजनेस, और उसका लैंडलॉर्ड जो है, लैंडलॉर्ड मतलब जिसकी बिल्डिंग उसने रेंट पे ली है, ठीक है, वो ही इंटरेस्टेड है उसका बिजनेस खरीदने में और 8% जो है वहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो अगर रमेश अपने लैंडलॉर्ड को अपना बिजनेस सेल करता है तो उसको गुडविल कितनी मिलनी चाहिए, गुडविल का अमाउंट कितना मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है उसका, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है 1,50,000, ठीक है। लेकिन अगर उसका लैंडलॉर्ड उसका बिजनेस खरीदता है, ठीक है, तो लैंडलॉर्ड को तो 20,000 रेंट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि रमेश तो अपने लैंडलॉर्ड को रेंट का पेमेंट कर रहा है, तो लैंडलॉर्ड को तो रेंट देना नहीं पड़ेगा अगर लैंडलॉर्ड जो है उसके बिजनेस को परचेज करता है, ठीक है। तो उसका जो प्रॉफिट है लैंडलॉर्ड का 1,50,000 में 20,000 और इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसका वो 20,000 सेव हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना होना होगा उसका 1,50,000 प्लस 20,000 जो कि रेंट नॉट टू बी पेड इन फ्यूचर बाय द लैंडलॉर्ड। सो द करंट ईयर्स प्रॉफिट 1,70,000। अब हम लेते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, इट इज ऑलरेडी गिवन 20 लाख, एक्चुअल ले लेते हैं। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट कितना है हमारे पास करंट ईयर प्रॉफिट आ गया 1,70,000, इसका हम हाफ कर देते हैं तो 20 लाख माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 19,15,000, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, अब हम नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं कि अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 19,15,000 है और 8% का रिटर्न मिलता है तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा 1,53,200। नेक्स्ट ओके, ये स्टेप रिपीट हो गया नॉर्मल प्रॉफिट का, ये हमने अभी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप 4। हमें क्या करना है, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट लेना है। एवरेज प्रॉफिट के लिए एनुअल प्रॉफिट कितना है 50,000 और रेंट नॉट टू बी पेड इन फ्यूचर 20,000, करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया 1,70,000। अब हमें सिंपली व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज 1,70,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 1,53,200। इसका डिफरेंस जो है दैट इज 16,800, ये क्या है सुपर प्रॉफिट। एंड द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू दिस, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट 16,800 इंटू 100 एंड द नॉर्मल रेट इज गिवन एज 8%, तो डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 2,10,000। अगेन दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो आपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, बस यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान देने वाला है, अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन 20। The balance sheet of X Limited discloses the following information as on 31st March 2000. ये बैलेंस शीट गिवन है। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, गुडविल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस। देन
Profit after charging interest on debenture and tax for the years 98, 99, 2000, 1,20,000, 1,65,000, 1,32,700 रिस्पेक्टिवली। तो ये 3 सालों के आपको प्रॉफिट दिए हैं, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड टैक्स। क्लियर? तो ये 3 साल के प्रॉफिट है। इन 3 सालों के प्रॉफिट के बेस पे आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। You are provided with the following information. The normal rate of return is 10% on the average capital employed. ये normal rate is given as 10%. The value of freehold property is to be ascertained on the basis of 8% return. The current rental value is rupees 24,000 per annum. कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू, वैसे तो आपको बैलेंस शीट में गिवन है 2 लाख, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन बताया है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है कि 8% का रिटर्न मिलता है और करंट रेंटल वैल्यू जो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी होगी वो उसका रेंट कितना मिल रहा है 24,000 पर एनम। ठीक है, अगर 8% का रिटर्न है और 8% के रिटर्न पर 24,000 उनको रेंटल वैल्यू मिल रही है तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी? इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 24,000 इंटू 100 बाई 8। ठीक है, 24,000 इंटू 100 बाई 8। ठीक है, ये आ जाएगी रुपीज 3 लाख। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हुई? 3 लाख। वैसे बैलेंस शीट में गिवन है 2 लाख, बट इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू है 3 लाख। Rate of tax is applicable. Rate of tax applicable is 50%. 10% of profits for 1999 referred to above arose from the transaction of non-recurring nature. कि 99 के जो प्रॉफिट्स दिए हैं, 99 इसके जो प्रॉफिट दिए हैं 1,65,000, इसमें एक ऐसे प्रॉफिट इंक्लूड है, 10% प्रॉफिट ऐसे हैं जो कि नॉन रैकरिंग नेचर के हैं। नॉन रैकरिंग नेचर क्या होता है? जो कि हमेशा नहीं होगा। तो नॉन रैकरिंग नेचर को आपने क्या करना है? माइनस करना है। Then a provision of 12,500 on sundry debtors was made in the year 2000, which is no longer required. Profit of the year 2000 are to be adjusted for the item. कि डेटर्स के ऊपर 12,500 से एक प्रोविजन बनाया था, लेकिन अब वो प्रोविजन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे? उसको डेटर्स में ऐड कर देंगे। प्रोविजन करते हैं तो डेटर्स में से माइनस कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, और इससे हमारे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट्स हमारे कम हो जाते हैं। प्रोविजन हम अपने प्रॉफिट्स में से लेस करते हैं और डेटर्स में से भी लेस करते हैं। अ क्लेम ऑफ rupees 5,000 against the company is to be provided and adjusted against profit for the year 2000। और एक कंपनी में कोई क्लेम था, किसी ने क्लेम किया है 2000 जो है साल में, 2000 ईयर में 5,000 का कंपनी के अगेंस्ट कोई क्लेम था। ठीक है, अब उसको एडजस्ट करना है। तो क्लेम है तो कंपनी को देना पड़ेगा, किसी ने क्लेम किया होगा। तो जब कंपनी के ऊपर किसी ने 5,000 रुपये का क्लेम किया है और कंपनी ने उसका पेमेंट किया है, तो जो ईयर 2000 के प्रॉफिट है उस 2000 ईयर के प्रॉफिट में से हमें 5,000 को क्या करना है? लेस करना है, या उस क्लेम को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे अपने प्रॉफिट्स में से। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले फिर आपको और बताया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 for 3 years at 10% is 2.487। तो ये एन्युटी वैल्यू गिवन है, आपने एन्युटी मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है, एंड द वैल्यू इज मोर देन 1, एंड इफ द वैल्यू इज मोर देन 1 तो इसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में क्या करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का अभी मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था, जो कि आया था ₹3 लाख। मशीनरी इज गिवन, स्टॉक, डेटर्स 2,50,000 है, और 12,500 का जो हमने उनके ऊपर प्रोविजन बनाया था जो कि अभी रिक्वायर्ड नहीं है, उसको भी हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास डेटर्स आ गई 2,62,500।
कैश एट बैंक इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द बैलेंस शीट। तो अब हमें इसमें से माइनस करना है आउटसाइड लायबिलिटीज़। आउटसाइड लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, ये बैलेंस शीट में गिवन है। और आउटस्टैंडिंग क्लेम, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन में बताया था कि एक क्लेम था 2000 ईयर में, तो ये क्लेम भी कंपनी को देना पड़ेगा। तो ये क्लेम आउटस्टैंडिंग क्लेम है, इसको भी हम माइनस करेंगे। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 7,13,250। नेक्स्ट आता है करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमें करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आफ्टर टैक्स। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, करंट ईयर कौन सा है, 2000 है। 2000 का प्रॉफिट कितना दिया है, 1,32,750। ठीक है। अब ये करंट ईयर का प्रॉफिट है और रेट ऑफ, ये हमें करंट ईयर का प्रॉफिट दिया है आफ्टर टैक्स, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड टैक्स, तो इसके बाद दिया है। लेकिन अगर हमें इसमें एडजस्टमेंट करनी है तो एडजस्टमेंट करने के लिए हमें जो प्रॉफिट है वो कब कौन सा चाहिए, बिफोर टैक्स। तो टैक्स का रेट कितना है, 50%। ठीक है। तो हमारे पास आया है करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,32,750। तो 50% अगर टैक्स दिया है तो हम उसको दोबारा ऐड कर देते हैं 50%। तो हमारे पास प्रॉफिट करंट ईयर का कितना आ गया, 2,65,500। ठीक है। अब हम इसमें से एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट क्या करेंगे, एक तो जो प्रोविजन हमने डेटर्स में से बनाया था वो कहाँ से बनाया था, प्रॉफिट्स में से बनाया था, तो हमारे प्रॉफिट तब कम हुए होंगे। लेकिन अब हमें वो प्रोविजन रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम इसे दोबारा अपने प्रॉफिट्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमें नहीं बनाना। तो हमने ये प्रॉफिट्स में इस प्रोविजन को जो कि डेटर्स पे था, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट शुड बी एडेड बैक 12,500। और एक जो क्लेम किया था कंपनी के ऊपर, वो क्लेम भी कंपनी को पे करना पड़ेगा। जब कंपनी पे करेगी तो उस साल का प्रॉफिट भी कम होगा, उतने से 5,000 से ये क्लेम का पेमेंट करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो 5,000 शुड बी डिडक्टेड। तो एक्चुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 2,73,000। तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट है 2,73,000। अब हमने इसके ऊपर 50% टैक्स दे दिया, तो टैक्स दे देंगे, तो रिमेनिंग 50% इज द करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,36,500। नेक्स्ट है स्टेप 3। अब हमें क्या करना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने अभी कैलकुलेट किया था स्टेप 1 में 7,13,250, और करंट ईयर का प्रॉफिट हमने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया है 1,36,500। तो हाफ ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट हमने इसके हाफ को माइनस करेंगे, तो हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 6,45,000। ठीक है। अब हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों चाहिए था, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6,45,000 इनटू रेट, रेट आपको नॉर्मल रेट गिवन है, बाय 100, ये आ जाएगा 64,500 हमारे पास आ गया नॉर्मल रेट। ठीक है। अब हमें क्या करना है, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारे पास, अब हमें दूसरा क्या करना है, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ये गिवन है 98, 99, 2000 ईयर्स, इसमें प्रॉफिट्स गिवन है 1,20,000, 1,65,000 और 1,32,750। ठीक है। तो ये टैक्स के बाद दिए हैं, 50% टैक्स का पेमेंट कर दिया था, तो ये आफ्टर टैक्स है। अगर ये आफ्टर टैक्स नहीं हो, हमें एडजस्टमेंट के लिए क्या करना है, बिफोर टैक्स लेना है। तो बिफोर टैक्स क्या होगा, 50%, अदर 50% टैक्स दिया है। ठीक है। तो 1,20,000 में 1,20,000 आप ऐड कर देंगे, एक और जो कि टैक्स दे दिया था, तो हमारे पास प्रॉफिट उस साल का कितना आ गया, 2,40,000। और 1,65,000 भी टैक्स देने के बाद था, लेकिन हमने अगर 50% टैक्स ऐड कर दे तो हमारे पास 1,65,000 प्लस 1,65,000 टोटल आ जाएगा 3,33,000। लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन में बताया है, देखिए इंफॉर्मेशन में ये 10% of profits of 1999 referred to above arose from the transaction of non-recurring nature, कि 1999 के प्रॉफिट्स में 10% ऐसा प्रॉफिट ऐड है जो कि नॉन रैकरिंग नेचर का है। ठीक है। तो ये एडजस्ट करना है हमें,
इस एडजस्टमेंट के लिए क्या किया, 3,33,000 प्रॉफिट आ गया हमारे पास बिफोर टैक्स, उसका 10% जो कि नॉन रेकरिंग नेचर का है। तो 3,33,000 का 30,000 का सॉरी 3,30,000 का 10% कितना होगा, 33,000। ठीक है, तो 33,000 हमने क्या किया, लेस कर दिया। 3,30,000 में से इसका 10% जो कि नॉन रेकरिंग नेचर का प्रॉफिट है वो हमने लेस कर दिया 33,000। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा, 2,97,000। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 2,000 ईयर का प्रॉफिट है 1,32,750। तो ये भी आफ्टर टैक्स है, 50% का टैक्स है, तो हम अगर वो 50% टैक्स वाला ऐड कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है 2,65,500 प्लस प्रोविजन डेटर्स का जो कि लगाया था अब नहीं रिक्वायर्ड, माइनस ये जो क्लेम था, क्लेम देना है। ठीक है, तो आपको ये ब्रैकेट्स में बताया है ऐड प्रोविजन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, एड प्रोविजन नॉट रिक्वायर्ड और लेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, जो लायबिलिटी अभी पे करनी है। ये हमारे पास आ गया 2,73,000, टोटल आ गया 8,10,000। अब हमें एवरेज प्रॉफिट लेना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला 8,10,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इज 3, ये आ जाएगा 2,70,000। लेकिन ये बिफोर टैक्स है, ये हमने अभी बिफोर टैक्स किया ना, हमने टैक्स ऐड कर दिया था। ठीक है, अब हमें टैक्स का पेमेंट करना है। व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स, 50%। तो ये 50% का टैक्स दिया, 1,35,000 का टैक्स दे देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,35,000। अभी हमने टैक्स से पहले क्यों किया था, क्योंकि हमें ये एडजस्टमेंट्स करनी थी प्रॉफिट में। ठीक है, तो प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हमने टैक्स का पेमेंट किया है। क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला वही है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आया है, 1,35,000 और नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया था 64,500। दिस इज इक्वल टू 70,500। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और ये एन्युटी मेथड से है। एन्युटी रेट आपको दिया है, एन्युटी रेट इज मोर देन 1, तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया है, 70,500। एन्युटी रेट इज गिवन एज 2.487। तो आपके पास गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1,75,334। Clear? So this is the value of goodwill according to the annuity method. तो ये आपकी मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस थी। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आए होंगे। सो थैंक यू। यहाँ पर अब ये लेक्चर एंड है। थैंक यू सो मच।